बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद मजीद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मुलाकात। आज की मुलाकात एक पढ़े लिखे इंसान के साथ, एक खूबसूरत इंसान के साथ। बात करें तो वाकई वो लगता है कि बातों से खुशबू आती है, क्योंकि उसके वालिद मोहतरम और उनके भाइयों ने भी उनकी तरबियत ही ऐसी की है। और जब घर और घराना इल्मी, अदबी, सियासी, सकाफ़ती किस्म का हो तो इंसान में बहुत सी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि जो उनकी किरदार को, उनकी शख्सियत को निखारती हैं। खुदा खबर ये अदब इल्म से निकल के सियासत के कारज़ार पे कैसे रवां हो गए। मेरे मेहमान आज हैं इब्ने मोहम्मद रिजवी। आप तशरीफ़ लाए, मुझे खुशी हुई। इब्ने रिजवी साहब, सारा घराना यार शायर, सारा घराना मुफक्किर, सारा घराना जो है इल्म अदब की तरफ, और आप चल पड़े सियासत की तरफ। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। दूसरा, खालिद मजीद भाई, क्यों आप हमें छेड़ते हो कि फिर मैं कहूँगा आप ही लोग हैं जो इस तरफ मुझे लाने वाले थे। सरदार सलीम साहब जैसे लोग, आप लोग, ये जमील अब्बासी हो गया, शहबाज जंजुआ हो गया, बस वो एक दफ्तर पीपल्स पार्टी का घर के एक साथ था। 67 में शुरू हुए, 72 में सरदार सलीम ने चिल्ड्रन पीपल्स पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया और सदर वो नदीम उल हक को बना दिया। अच्छा। वो झंडियाँ पकड़ानी और मोहल्लों में भेज देना, जाओ जिए भुट्टो के नारे लगाओ। हमने शुरू कर दिए नारे लगाने। वो तालीम जो और वो जो थी कॉलेज तक तो गए थे आप? कॉलेज तक गया, लेकिन वो ख़त्म हो गया था ना। बाप चाहता था डॉक्टर बने बेटा एक। हाँ जी। हकीकत में मेरे वालिद ने मुझे ऑफ़र की थी, भाइयों ने, कि जहाँ दुनिया में जहाँ चाहोगे पढ़ाएंगे, हाँ, डॉक्टर बन जाओ। मैं सियासत का डॉक्टर बन गया। और मोहम्मद रिजवी साहब तो हमें कहा करते थे, और रिजवी साहब का ये हमें कहा करते थे कि यार टीवी पे बैठ के पढ़ी लिखी बातें कर लो। आपको तो मेरे ख्याल में बचपन में ही टीवी का रास्ता दिखाया भी गया था। जी, 8 साल की उम्र में साइंस का प्रोग्राम, बच्चों की दुनिया, ये बड़े प्रोग्राम मैंने किए। उसके बाद हुआ ये कि वालिद साहब का, क्योंकि घर में सबसे छोटा था और माशाल्लाह 8 बहन भाइयों का चहीता भी था, यानी कि ज़बान से कोई बात निकलती थी तो वो पूरी होती थी, मारता कोई नहीं था मुझको। तो वालिद साहब भी कहते थे जितने मेरे सोर्सेज का इस बंदे ने फ़ायदा उठाया शायद किसी ने नहीं उठाया। अच्छा। वो समझाते थे यार पढ़ लो यार। हम सुबह कहते थे पढ़ने जा रहे हैं और चले जाते थे मीटिंग के अंदर, किसी कहीं वो स्टिकर लिख रहे हैं, कहीं पोस्टर बना रहे हैं, कहीं झंडे बना रहे हैं। और यह पीपल्स पार्टी के दफ्तर में सरदार सलीम हमें बिठाया जाता था दफ्तर के अंदर कि हम जा रहे हैं, ये पोस्टर 10 पैसे का देना है, झंडा 25 पैसे का देना है, और वो स्टिकर जो है वो 5 पैसे का देना। उस ज़माने में आप देखें वही सियासी पार्टी है जिसका उस ज़माने में पोस्टर, झंडा, बैनर जो था वो बिकता था। अच्छा। लोग बेधड़क लेते थे। आज तो आप दफ्तरों के खर्चे भी देते हैं ना। हाँ जी। और घर एक एक गले में, एक एक मोहल्ले में 8-8 दफ्तर लोग खुशी से खोलते थे। इब्ने रिजवी साहब, फिर आप थोड़ा सा वक्त गुजरता है तो आप यूथ की तरफ चले जाते हैं। जी, PYO की तरफ भी चले जाते था। मैं PSF में, फिर PSF गार्डन कॉलेज का सदर हुआ, फिर मुझे PSF का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। फिर जब 86 में मोहतरमा ने पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन को अनाउंस किया तो मैं उन खुशकिस्मतों में से मैं भी एक हूँ जो उस पहली तंजीम का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी रावलपिंडी सिटी का बना। सही। फिर तरक्की करते करते 88 में के शुरू में मुझे सदर अनाउंस कर दिया। फिर 93 तक मैं यूथ का और सदर रहा। और ये फ़ख्र हमें हासिल है कि कमेटी चौक में 13 अगस्त का जलसा जिसमें 7 मिनिस्टर थे वो मैंने मेरी सदारत में वहाँ हुआ था। अच्छा, आज और उस वक्त के जो नौजवान हैं कहीं पे रुक गए हैं, कोई जमूद है या हमें नज़र नहीं आता? नहीं, जमूद तो है, वो जज्बा तो नहीं रहा है। फिर क्या है? वो एक जज्बा था। घरों से लोग खुद आते थे, 5 पैसे 10 पैसे जेबों से निकाल के, यार पोस्टर छपवाना है, पैसे कहाँ से करें। कोई 5 रुपये दे रहा है, कोई 4 रुपये दे रहा है, कोई 3 रुपये दे रहा है। अब वर्कर कहता है कि जिनको फिर 2 हुकूमतें आई जिसमें आपका वर्कर कैप नहीं हुआ। अच्छा। जो हकीकत है। अच्छा। 2007 के बाद सियासत का रुख बिल्कुल बदल गया और ख़ास तौर से पीपल्स पार्टी का कल्चर जो था वो बिल्कुल चेंज हो गया। फिर आप लोगों ने उन लोगों को नवाजा, उन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया जिनका आपसे ताल्लुक़ कोई नहीं था। ये वो लोग तो नहीं हैं जो 1985 के गैर जमाती इलेक्शन की वजह की पैदावार थे? बिल्कुल वैसे ही लोग थे। गैर सियासी, गैर जमहूरी तबका जो था वो आप पे छा गया।
दोस्त, फैमिली, खानदान, आपके पूरा खानदान आ गया जी कि ये वजीर है तो उसका इसी का बेटा एडवाइजर लगा दो, उसी का बेटा डीजी लगा दो, उसी का भाई फला लगा दो। कारकुन को बेनज़ीर भुट्टो, 2 हुकूमतें आई, वो कारकुन को उनके शहरों तक महदूद कर देती थी। किसी को बल्दिया का चेयरमैन लगा दिया, किसी को बैतुल माल का लगा दिया, किसी को फला कंपनी का लगा, ग्रुप उसका लगा दिया, पीटीए का लगा दिया, यानी कि जो महकमे थे। ठीक है। तो पुलिस एसएसपी अगर नवाज शरीफ ने अपना कमिश्नर लगाना है तो वो तय करती थी कि डीसी तुम्हारा तो एसएसपी हमारा। हालांकि पंजाब में आपकी हुकूमत नहीं थी, उनकी हुकूमत उनकी थी बिल्कुल, लेकिन वो एक वर्कर्स को, क्योंकि वर्कर्स की ज़्यादातर ये होता है जी गली बनवा दो, नाली खुलवा दो, लाइट लगवा दो, हमारा वर्कर इससे आगे नहीं गया। सही है। वो उनको वहीं मिल जाता था तो वो उस तरफ बहुत कम आते थे। आपने उनके वो दरवाजे बंद कर दिए। ठीक है। फिर वर्कर ने 2007 के बाद ये सोच लिया कि अब आप उनको कहते हैं ना कि यार आओ, तो कहते हैं जिनको नवाजा था उनको बुलाओ, हमें क्यों बुला रहे हो? हमने तो इज्जत मांगी थी सिर्फ, हमने पैसा नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी, आपसे मिनिस्ट्रियाँ नहीं मांगी, हमारी जो इज्जत थी वो भी आपने हमें नहीं दी। दफ्तर बंद कर दिए, महकमे ख़त्म कर दिया हमारे लिए, हम चढ़ नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे, दफ्तरों में जाते थे। पहली 2008 की हुकूमत आई है, आपको याद होगा कि ये सेंट्रल सेक्रेटरीट में मीटिंग हुई, शहरी रहमान ने आपके कारकुनों को चपेटे मार दी, किसी ने कोई बात की। फिर उसके बाद कचहरियाँ बंद कर दी। बीबी आपको बिजी रखती थी, मिनिस्टरों को कहती थी कि आप लोग रोज़ाना 1 घंटे की कहीं ना कहीं कचहरी लगाएं। वर्कर वहाँ जाता था, अपने दुख बयान करता था, उनके कुछ हल होते थे, कुछ नहीं होते थे, आपने वो रास्ते बंद कर दिए। अच्छा, ये भी एक बड़ी अहम बात होती है कि ये ज़रूरी नहीं कि हर काम हो जाए। जी हाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी को तसल्ली देते हैं। वो ख़त्म कर दी थी आपने। वो तसल्ली जो है ना, वो दरअसल एक होप है, वो उम्मीद होती है कि चलो जी मुझे किसी ने कोई तसल्ली दे दी, कोई उम्मीद दिला दी, कोई हौसला दे दिया। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम और है। आप इंतज़ार में टाइम गुजर जाता है। आज की हुकूमत जो जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, आज 2020 है, एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से एक अपना अलग एक मकाम मर्तबा रखते हैं। क्या देखते हैं कि आज की हुकूमत जो है ये कहाँ स्टैंड कर रही है, कि कुछ डिलीवर करने की पोजीशन में है? मुझे नहीं लग रहा। नहीं लग रहा से मुराद नहीं कर पाएगी या नहीं कर सकेगी? नहीं कर पाएगी। अभी हमारे यहाँ हुकूमत नाम की होती है। अच्छा जी। ब्यूरोक्रेसी का पूरा कंट्रोल है। वो आपको, अगर आप उनको फ्री हैंड दे दें तो आपको चलने देती है, फ्री हैंड नहीं देंगे तो आपको नहीं चलने देंगे। आज आप देखें किसी भी अदारे पे आपकी ग्रिप नहीं है। चीनी 53 से 110 तक चली गई, फिर 90 पे आई है, आज फिर 5 रुपये बढ़ गए। ठीक है। बाज़ारों में चले जाएं, कोई आपका रेट नहीं है, जैसे वो होता था ना मार्केट रेट चलते थे, कोई नहीं है। ग्रिप किसी चीज़ पे नहीं है। वादे आप कुछ करते हैं, होता पीछे कुछ है, तो चलने नहीं देते हैं। ये इन लोगों, मैं समझता हूँ कि एक नई क़यादत थी, ये कुछ डिलीवर करना चाहता था, ठीक है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा। उसकी वजह कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका होमवर्क नहीं था? बिल्कुल ऐसा भी, वो अभी तक कंटेनर से नहीं उतर रहे। देखें, कंटेनर की अपोजिशन की सियासत हो रहा है, इक़्तिदार की सियासत हो रहा है। आज तक आपकी तमाम लीडरशिप जो आज की है, इस हुकूमत की है, वो उस कंटेनर से नहीं उतर रहे नीचे कि उतर के सोचें, कोई प्लान किए नहीं। आप बड़े दावे करते थे मेरे पास 110 बंदों की टीम है, मैं यूँ कर दूंगा, वो कहाँ गई वो टीम? इस टीम के बारे में अभी हम बात करते हैं और पूछते हैं कि जी उस टीम का मुस्तकबिल क्या है या वो हाल में कहाँ है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। इब्ने रिजवी साहब हमारे साथ हैं, सियासी बातें करते हैं। आज कोई इल्मी अदबी बात मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि सियासी कारकुन कोई सामने आ जाए तो मुझे भी सियासी बातें सूझती हैं। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन।
मुलाकात में दोबारा खुशामदीद। इब्ने मोहम्मद रिजवी हमारे साथ हैं। अभी इनसे हमने ये पूछना तो बाकी है कि किसी दौर में ऐसा हुआ कि आपने खुद भी कोई शायरी वगैरह शुरू कर दी हो? घर में तकरीबन 3 बड़े शायर मौजूद थे। कॉलेज लाइफ में ये शुरू हुआ। अच्छा। वो हमारा एक मरहूम प्रिंसिपल था अजीज़ महमूद जैदी साहब। अच्छा। उन्होंने मुझे इस लाइन पे डलवा दिया था, मुशायरों में भेजना शुरू कर दिया। अच्छा। अब सोचता रहता था, सारा सारा दिन बैठा हुआ, शेर भी बड़ा मुश्किल होता है, बंदा खो जाता है। अच्छा। तो मुझे 2 मुशायरों में गया, एक सरगोदा और एक गुजराला। तो वो अहमद फराज हमारी उसकी वो कर रहे थे सदारत। अच्छा। उन्हीं का तराई मिसरा था कि हम ही को शौक रहा रास्ते बदलने का। अच्छा। तो वो कहें, मैंने उस पर शेर कहा कि दिया ना तुमने जो मौका हमें संभलने का, हम ही को शौक रहा रास्ते बदलने का। अच्छा। तो उसके पूरी फिर उस पर नज़म पर गई। तो उन्होंने उठ के गले लगा के मुझे कि आज लगा है कि अबू मोहम्मद रिजवी साहब का बेटा जो है वो शायरी कर रहा है, ये उन्होंने सबके सामने। अच्छा। फिर गुजराला के इस्लामाबाद में था दूसरा। तो अच्छा। ये हुस्नों के शोले हैं बुझाए ना बुझेंगे, जब आग सुलगती है तो उठता है धुआं। और अच्छा। तो ये उनका तराई मिसरे के ऊपर ये कहा था कि इब्ने के लिए कौन सी है जाए हम, और इस दर को भला छोड़ के जाए वो कहाँ। अच्छा। तो वो सियासत में टाइम ही नहीं। वो कॉलेज में हमने वो दूसरे काम शुरू कर दिए थे, पत्थर मारना, जुलूस निकालना, आग लगानी, जलाओ घेराओ। ये मैं किस काम पे लग गया हूँ, सारा दिन सोचता रहता हूँ बैठा हुआ कि यार वो उसने वहाँ जाना है, इज्जत भी कमानी है। तो वो फिर भाईजान मैं कहा इसको छोड़ें, ये दूसरी लाइन ठीक है। हजरत अबू मोहम्मद रिजवी साहब ने जो कोई इसके बारे में कुछ बहुत गुस्सा हुआ कि यार अच्छा बोला तुम किस तरफ चल पड़े हो बेटा। रोज तुम अंदर हो जा। तो अच्छा ये होता था कि मैं अंदर होता था, शाम को लोग उनको बताते थे, वो जाके जैसे एक घर से दूसरे घर नहीं आ जाते, यार फिर ले आए उसको। हाँ जी। अब वो इंस्पेक्टर बैठा है, शाह साहब चलो चलो घर चलो, पर्चा कटा हुआ है, मुझे घर ले जाते थे। इब्ने रिजवी, आपको याद है कि पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? 73 में। इतने से थे? मैं पाकिस्तान, शेख साहब कहते हैं कि मैं सबसे छोटा सियासी कैदी हूँ, खुदा जानता है कि सबसे छोटा सियासी कौन से शेख साहब की बात कर रहे हैं? शेख रशीद। अच्छा। आपको आज मैं बताऊं कि पाकिस्तान की सियासत में सबसे छोटा सियासी कैदी मैं हूँ। अच्छा। मैं 62 में पैदा हुआ। 1973 में सरदार सलीम ने मुझे कहा कि यार वो बांग्लादेश मंजूर की जुलूस निकाल दो। अच्छा। हम लोग फैज़ इस्लाम स्कूल में पढ़ते थे। वो आपको याद होगा, एक परवेज सादिक शराजी जो आपका पॉलीक्लिनिक का यूनियन का सदर भी था। बिल्कुल। वो मैं जमाल नदीमुल हक मरहूम, हम लोगों ने फैज़ इस्लाम में घंटी बजाई, पूरी दुनिया बाहर आ गई, हम जुलूस लेके, उधर से गार्डन कॉलेज के जुलूस आ रहा था। अच्छा। वो घोनो घ्यो क्या होता है वो आपस में मिक्स हो गए। अच्छा हम मंजूर है, वो नामंजूर थे। अच्छा। और पुलिस ने घेर लिया। ये मुझे, मेरा बाजू टूटा था उसमें। अच्छा। ये मेरे साथ टाके लगे थे। अच्छा। और बस मुझे कुछ ऐसी जगहों पे भी इतना मारा है उन्होंने कि आज तक इस सियासत ने मुझे बे औलाद रखा है। ये भी बता रहा हूँ, मुझे ऐसी ऐसी जगह पे मार पड़ी। परवेज सादिक शराजी से पूछिएगा, मेरे साथ था वो। अच्छा। हम दोनों पकड़े गए थे और उसका एक भाई भी पकड़ा गया था हमारा। अच्छा। 5 बजे घर वालों को इत्तला मिली कि वो तो अंदर है जी। वो फिर पार्टी को भी इत्तला मिल गई, हुकूमत भी थी 73 में हमारी। तो सरदार सलीम, फोक्स भाई, वो कासिम गुरीला भी भागे। लेकिन उससे पहले वालिद साहब पहुंच चुके थे। अच्छा। वो कियानी साहब होते थे डीएसपी, बाद में वो इस्लामाबाद चले गए थे। अच्छा। उनको जाके चढ़ाई कर दी, यार तुम ये क्या किया बच्चे का हालत। वो अब्बा मेरा गुस्सा हो गया, मेरी हालत देख के वो मुझे सुई नहीं चुभने देते थे। अगर शाह साहब हमें, तो मैं पूछ भी रहा था इससे, चलो लेके घर आ गए। अच्छा। और उसके बाद से मेरी 80 में शादी हुई और आज तक अल्लाह पाक ने, वो उसकी वजह से कुछ ऐसा डिस्टर्ब हुआ सिस्टम सारा कि आज इस सियासत ने मुझे बे औलाद कर दिया। यार ये बताइए। और वो मेरे ख्याल में 11 साल थी उम्र, 10.5 11, 62 से 73 आप लगा लें कितना था। हाँ 8 साल वो 3 वो, और ये नुकसान मेरा सारा उसमें हुआ था। अच्छा इब्ने रिजवी साहब, फिर ये होता है कि आप इसी तरफ चलते ही चले जा रहे हैं, कहीं रुके नहीं हैं। नहीं फिर नहीं। तो जब आपको इतनी अच्छी अच्छी जगह से ऑफ़र भी हुई और अभी मौजूदा हुकूमत की तरफ से भी हुई, कुछ अर्सा पहले मेरी इतला ये है कि आपको नून लीग की तरफ से भी ऑफ़र हुई कि आप आ जाएं हमारे साथ, एयरपोर्ट पे बहुत ही मोतबर और मोहतरम हस्ती ने भी आपको बुलाया, तो क्यों नहीं गए आप? दिल नहीं करता। जिस शख्स ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ काम किया हो वो किसी और के साथ काम नहीं कर सकता। सच्ची बात ही है।
वो बच्चों की तरह काम लेती भी थी, प्यार भी करती थी। और आज आपको बताऊं कि कई बड़े लीडरों ने हमारे साथ ज्यादतियाँ भी की। बीबी उनको डांटती थी, माफिया मंगवाती थी कि ये मेरा स्टाफ है, दिन रात मेरे साथ काम करता है। हमें प्यार भी करती थी, डांटती भी थी। गुस्सा इतना करती थी कि आपकी आंखों से आंसू आ जाते थे। वो ब्रिगेडियर साहब थे बीबी के पीएस, वो बड़ा खुश होते थे कि अब बीबी बुला रही है अंदर। बीबी ने बड़ी क्लास ले ली, रोते हुए हम बाहर निकले तो वो आप खुश हो? और मैं कहा और नहीं, हंसते हुए बाहर निकल लें, अंदर रोए हैं, बाहर हंसने कह रहे यार बड़े ढीठ हो। और मैं कहा जी आपको क्या पता, बीबी डांटे तो भी हमें खुशी होती है, बीबी हंस के बोले तो भी हमें खुशी होती है। सही है। कहते हैं यार तुम लोग क्या चीज़ हो जो बीबी के साथ। अब इन लोगों के साथ किधर काम, उस बुलंदी की लीडरशिप से साथ काम करने के बाद आप इन लोगों के साथ कहाँ काम कर सकते हैं। अच्छा, आपको तो ये मेरी जो ये सहाफ़ती किस्म की वो जो बात कर रहा हूँ कि हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों का पता होता है, बहुत साथियों को नहीं पता होता। आपको नून लीग की तरफ से ऑफ़र हुई थी और आप उस वक़्त क्या वो वाक़या था? मैं सदर में था किसी जगह पे, मुझे मियाँ आमिर और वो इखलाक गुड्डू हमारा पहले पार्टी का था। फिर मियाँ आमिर साहब कौन से? दुनिया टीवी वाले। हाँ जी, दुनिया टीवी के जो मालिक जो हैं जी। तो फ़ोन आता है कि कहाँ हो? मैंने कहा जी सदर में। वो कहते हैं एयरपोर्ट आ जाएं ज़रा मिलना है आपसे। ठीक। इखलाक गुड्डू ने मुझे रिंग किया, मैं चला गया वहाँ। तो मुझे देखा शहबाज साहब वहाँ, शहबाज शरीफ साहब लाहौर जा रहे थे, आए हुए थे इस्लामाबाद। मुझे कहते हैं कब ज्वाइन कर रहे हो? मैं कहा किसको सर? पार्टी को। मैं कहा सॉरी क्यों? वो तो तुमने वहाँ से तो छोड़ दिया है। मैं कहा पार्टी को नहीं छोड़ा है, दफ्तर छोड़ा है, मौजूदा क़यादत को छोड़ा है, पार्टी नहीं छोड़ी। यार तो ज्वाइन कर लो। मैंने कहा सर, तो उन्होंने मुझे गले लगा के कहा। मैंने कहा जी एक ही ख्वाहिश है, 3 रंगे झंडे में दफन। अब इस उम्र में अब कहाँ जाऊँगा और बीबी के बाद काम ही नहीं कर सकता। तो उसने मुझे गले लगा के बड़ा प्यार यार किया शहबाज साहब ने। कहते हैं यार इब्ने रिजवी मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा। फिर मैंने वहाँ से वापस आ गया। हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे मौजूदा गवर्नमेंट के हवाले से कि जी वो कंटेनर से नीचे नहीं उतर रहे, ये आपने भी कहा। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये जो बेरोज़गार कर रहे हैं लोगों को, आज इस इदारे से 700 बंदा निकाल दिया, उस फला इदारे से बंदे निकाल दिए, किसी जगह पे बिल्कुल बेचने की तरफ जा रहे हैं कि जिस इदारे को बेच दिया जाए, ये कहाँ पे जाके हम रुकेंगे? देखिए आपने एक वादा किया था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। ठीक है। आपने वो नौकरियां तो दी नहीं, बेरोज़गारियां आप ज़रूर दे रहे हैं लोगों को। आप मज़ीद नौकरियां जो है वो निकालने के बजाय कि आप वो गैप जो है, जो बेरोज़गार लोग हैं उनको आप किसी तरफ लगाएं, आप अदारे बेच रहे हैं। कोई मैंने आपसे पहले कहा इनका प्लान, कोई 22 साल से आप सियासत कर रहे थे, फिर आपको 2011 में एक मौका मिला, जिसने भी किया आपको ऑर्गेनाइज किया, और ये सारे जितने भी बड़े बड़े करप्ट थे सारे। आज आपको बताऊं, मैं बात से बात निकलती है खालिद मजीद भाई, एक बड़ा प्रॉब्लम ये था कि अगर इमरान खान अपनी उस नारे पे चलता कि नई क़यादत को लेके आऊँगा, पढ़ी लिखी क़यादत को लेके आऊँगा, मेरे ख़्याल में ये कामयाब तरीन वज़ीर आज़म होता। लेकिन जब लाहौर का जलसा हुआ जी, उसके बाद जितने भी वो लोटे थे या इधर इधर से वो डाकू चोर जिन्होंने लूटा हुआ है दोनों हाथों से इस मुल्क को, आप कहते थे मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, वो सारे के सारे नहीं, वो तो उन्होंने खुद ही कह दिया था ना कि हर वो शख्स जो सीट जीत सकता है वो उसको मैं अपने साथ रखूंगा। उनका एक प्लान बन गया था कि मैंने हर हालत में प्राइम मिनिस्टर बनना है। उन्होंने फिर अपने कारकुन को ये नारा लगाते हैं ना, वोट को इज्जत दो, मैं कहता हूँ कारकुन को इज्जत दो। आपने कारकुनों को बिल्कुल साइड पे कर दिया, आपने सिर्फ इख्तिदार के मजे लेने शुरू कर दिए। अवाम को आपने, अवाम किस हालत में है आज आप देखें, रावलपिंडी शहर में पूरा दिन गैस नहीं आती है। हाँ जी, और आज बिजली सुबह के टाइम पे 9 बजे से 2 बजे तक रोजाना लाइट जाती है जी सर, 3 बजे 4 बजे तक लाइट नहीं होती, सुबह 8 बजे से लेके रात 11 बजे तक गैस नहीं होती। और आप लोगों को बेदीद हो के टीवी पे कह रहे हैं कि गैस का प्रॉब्लम खत्म हो गया। आप आगे देखें मोहल्लों में, शहर के अंदर आगे देखें, आपकी कोई टीम ही नहीं है, कोई टीम वर्क ही नहीं है जिसे कह लो।
कि आपको बताएं जनाब ये ब्यूरोक्रेसी आपसे झूठ बोल रही है, लोग बड़े परेशान हाल हैं। आप बाज़ार में शॉपिंग करने जाएं, आपकी पोस्ट से बाहर हो चुकी है। हाँ, मेरी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है इंसान की, आम आदमी जो है उसकी मेरी इस टाइम 56 साल उम्र है, 57 साल। मैंने सारी ज़िंदगी में 200 रुपये दर्जन अंडे नहीं ख़रीदे। 120, 10 फिर 90 पे आ जाते थे, बहुत ऊपर गया 120 तक जाता था सर्दियों में। 200 रुपये का अंडा, हाँ जी, 115 रुपये किलो चीनी, कह रहे हैं कम हो गई है। मेरे घर में अभी परसों भी मैं लेके आया हूँ 105 रुपये की, कहाँ कम हो गई है? सिर्फ टीवी तक कम हुई है, हाँ टीवी पे कम हो रही है, बाकी कहीं कम नहीं। बहुत शुक्रिया इब्न रिजवी, आप तशरीफ़ लाए, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन हुआ ये कि लीडर ख़त्म हो गए और सिर्फ कैंडिडेट रह गए हैं। वोट को इज्जत देने की बात होती है, कारकुन को इज्जत देने की बात नहीं होती। जब तक लीडरशिप नहीं होगी, ये कैंडिडेट पीछे से माइनस नहीं होंगे, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। खालिद मजीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।